नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम है 3 वर्ग जो इस बार के सिलेबस में जोड़ा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसके नोट्स को लेके आया हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 3 वर्ग। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है कि 3 वर्ग था क्या? 3 वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जो फ्रांसीसी पादरी थे इस अवधारणा को मानते थे मतलब इन सभी बातों को वो मानते थे कि हर व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्रांस में उस समय सभी वर्गों को 3 भागों में बाँट दिया गया था। जब सारे जनता को 3 वर्ग में ही बाँट दिया गया तो जनता किसी न किसी एक वर्ग का सदस्य तो होगा ही। तो यही फ्रांस के पादरियों का भी मानना था। एक बिशप ने कहा था कि यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और अन्य जितने भी हैं वो काम करते हैं। इसका क्या मतलब था? कि प्रार्थना करने का मतलब है कि एक पादरी वर्ग है, दूसरा कौन है? दूसरा राजा का वर्ग है या सिपाही या मंत्री का वर्ग है और तीसरा जो काम करते हैं वो कौन-सा है? ये तीसरे वर्ग में आते थे जिसमें किसान, मजदूर इत्यादि लोग आते थे। तो हम सभी को तो पता ही है कि वहाँ पे जो फ्रांस के समाज थे उसे 3 भागों में बाँट दिया था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। इस तरह समाज मुख्य रूप से 3 वर्ग में बँटा हुआ था जिसमें एक वर्ग था पादरी, दूसरा वर्ग था अभिजात और तीसरा था कृषक वर्ग। तो ये 3 वर्ग जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके आपके एग्ज़ाम के लिए और ये महत्वपूर्ण है इसलिए आप इन 3 वर्ग को बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए। पादरी वर्ग, तो ये 3 वर्ग में जो सबसे पहला वर्ग है पादरी वर्ग, इसके बारे में जान लेते हैं। कैथोलिक चर्च को अपने नियम होते थे, जितने भी चर्च होते थे, जिसमें भी फादर, मदर, सिस्टर वाले देवी-देवता होते हैं, उसमें क्या होते थे कि अपने उनके नियम होते थे। चर्च को राजा ने जमीन दे रखा था। जो चर्च था जिसमें पादरी लोग पूजा करते थे, जिसमें पोप लोग हुआ करते थे, जो रोम के रहने वाले थे, उन्हें जमीन कौन दे रखा था? उन्हें जमीन राजा ने दिया था और इस भूमि से वो क्या करते थे? कर इकट्ठा करते थे, टैक्स वसूलते थे। देख लीजिए यहाँ पे जो राजा ने जमीन दिया था उसके माध्यम से ये टैक्स वसूला करते थे। इसलिए जो चर्च जो था ना, जो पादरी वर्ग थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे, उनकी शक्तिशाली संस्था थी और ये राजा पर निर्भर नहीं रहते थे क्योंकि इनके पास तो बहुत सारी ज़मीनें थी, बहुत सारा पूँजी था, बहुत सारा टैक्स वसूलते थे। इसलिए राजा पे नहीं आश्रित रहते थे। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष, जितने भी पश्चिम चर्च के अध्यक्ष थे वो कौन थे? पोप थे और ये कहाँ रहते थे? रोम में रहते थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन कहिए, प्रधान कहिए वो कौन थे? पोप थे और ये कहाँ रहते थे? रोम में रहते थे। यहाँ से आपके लिए 1 नंबर का प्रश्न तैयार होता है। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था। यूरोप में याद रखिएगा जितने भी समाज कल्याण की बातें होती थी या मार्गदर्शन देने की बात होती थी या देश के सत्ताधारियों को ज्ञान लेने की बात आती थी तो ये पादरियों के द्वारा ही दिया जाता था। अधिकतर गाँव में अपने चर्च हुआ करते थे, ज़्यादा से ज़्यादातर गाँव में तो खुद के चर्च हुआ करते थे, जहाँ पर प्रत्येक रविवार को पादरी लोग जो होते, वो धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। वहाँ पे अपने धर्म से जुड़े उपदेश को देने के लिए वो इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करते थे अपने चर्च के अंदर। इस प्रकार अनेक संस्कृति, सामंती रीति-रिवाज और तौर-तरीके को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक तरीके थे, सामंती व्यवस्था था, बहुत सारे ऐसे संस्कृति और रीति-रिवाज थे, बहुत सारे इनके जीने के तरीके थे, इन सभी को चर्च की दुनिया में एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपने पादरी वर्ग के बारे में जान लिया। पादरी वर्ग मैं बता दूँ कि ये 3 वर्ग मैंने आपको अभी बताया है ना, इन 3 में जो पहला था वही पादरी वर्ग है, दूसरा जो था वो अभिजात वर्ग है और तीसरा जो है वो कृषक वर्ग है। तो अभी मैंने आपको पादरी वर्ग के बारे में समझाया है, अब हम आपको आगे अभिजात वर्ग के बारे में समझा देते हैं, ये नंबर 2 पे आता है, याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे 3 वर्ग के बारे में पूछा जाता है, तो पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग और इन तीनों वर्गों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो पादरी वर्ग था, उसके बारे में हमने अभी पीछे की स्लाइड में पढ़ लिया है। अब हम आपको अभिजात वर्ग के बारे में बताते हैं। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में और अभिजात को दूसरे वर्ग में रखा था। पादरी जितने भी थे, उन्होंने खुद को प्रथम वर्ग में रखा
और अभिजात थे, जो मतलब राजा वगैरह हुआ करते थे, उन्हें उन्होंने दूसरे वर्ग में रखा। लेकिन वास्तविक में मतलब रियलिटी में जो सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर रियलिटी देखें तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे आते थे अभिजात वर्ग, उनकी राजनीति में या फिर सामाजिक समस्याओं में अहम भूमिका निभाते थे वो। अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण उनका भूमि पर नियंत्रण था। जमीन पर अभिजात वर्ग का ही नियंत्रण था, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े व्यापारी थे, राजा था, मंत्री था, उनके बड़े-बड़े ऑफिसर थे, बड़े-बड़े साहूकार थे, सामंती थे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जमीन पर इन्हीं लोगों का नियंत्रण था। यह वैसलेज नामक एक प्रथा का विकास के कारण हुआ। यहाँ पे एक प्रथा था वैसलेज, जिसके कारण इन्हें जमीन बहुत ज्यादा प्राप्त हुआ था। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था, जिसे वैसलेज कहते हैं। फ्रांस के जो शासक थे, जो राजा हुआ करते थे, उनका जो जनता के साथ जुड़ाव था, मतलब अपनत्व था, वो वैसलेज वहां की प्रथा के कारण था। यह प्रथा जर्मन मूल के लोग, मतलब जर्मनी के लोगों, जिन्हें फ्रैंक लोग भी कहते थे, उनमें विद्यमान थी। बड़े बड़े इसमें भूस्वामी थे, मतलब बहुत ज्यादा जमीन के मालिक थे। अभिजात वर्ग यह दोनों ही राजा के अधीन थे, मतलब इसके अंदर काम किया करते थे। जबकि कृषक मतलब भूमि भूस्वामी के अधीन होते थे। बाकी जो कृषक थे, जो खेती करते थे, वो किसके अंदर काम करते थे? भूस्वामियों के अंदर काम करते थे, जमींदार के अंदर काम करते थे। इस प्रकार से यहाँ पे आपने अभिजात वर्ग के बारे में भी समझ लिया। अब सबसे अंतिम जो था वो हमारा था कृषक वर्ग। हम आपको कृषक वर्ग के बारे में समझा देते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट है हमारा कि स्वतंत्र किसान। तो स्वतंत्र किसान का मतलब हो गया वैसे लोग जो अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे, मतलब भगवान का दिया हुआ मानने वाले लोगों को स्वतंत्र किसान के रूप में देखा जाता था। पुरुषों को सैन्य सेवा देना आवश्यक था, मतलब जो भी पुरुष थे, जो मर्द थे वहां पे, उन्हें सेना में भर्ती होना जरूरी था। कम से कम 40 दिन तो उन्हें सेना में भर्ती होना पड़ता ही था। कौन से लोगों का? कृषक वर्ग के लोगों का। किसानों के परिवार को भी कुछ कार्य करने होते थे, मतलब हफ्ते में कम से कम 3 दिन, कभी कभी राजा इन पर प्रत्यक्ष कर टैली लगाता था, मतलब टैक्स वगैरह भी लेता था। इस कर से पादरी और अभिजात मुक्त थे, बस तीसरे वर्ग के लोगों को इन टैक्स को भरना पड़ता था। तो ये स्वतंत्र किसान के बारे में था। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, जिसमें कहता है कृषि दास या सर्फ। अब देखिए कृषि दास का मतलब हो गया जिन्हें मजदूर जबरन जबरन काम करवाया जाता था, अपने खेतों में जबरन उनसे काम करवाया जाता था। तो कृषि दास जिस भूमि पर खेती करते थे वह लॉर्ड के स्वामित्व में थे। जितने भी लोग कृषि करने वाले थे वो सभी, और जितने भी उसके खेत में काम करते थे वो सारे जमीन किसके अंदर थे? लॉर्ड के अंदर थे। यह लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। जब तक उनको लॉर्ड आज्ञा नहीं देता वो जागीर को नहीं छोड़ सकते थे। केवल लॉर्ड की चक्की में आटा पीस सकते थे, उनकी तंदूरी में ही ये रोटी सेक सकते थे, उनके मदिरा संपीड़न में ही वो बियर या शराब तैयार कर सकते थे। तो ये सारी चीजें कृषि दास के लिए या फिर सर्फ के लिए था। है सामंती समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो देखिए एक ऐसा मध्ययुगीन प्रशासकीय प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था थी, एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा प्रिंसिपल और सिद्धांत था, जिसमें जो स्थानीय शासक हुआ करते थे उन शक्तियों और अधिकारों का उपयोग करते थे जो सम्राट, राजा या फिर अन्य केंद्रीय शक्तियों को प्राप्त होते थे। यहाँ पे क्या होता था कि एक ऐसा शासन व्यवस्था था जिसमें जो शासक थे, जो राजा हुआ करते थे, उनको शक्ति और अधिकारों का प्रयोग करते थे। कौन सा शक्ति का? जो सम्राट के पास होता था, जो राजा के पास होता था, या फिर जो केंद्रीय शक्ति थी, ये उनको प्राप्त हुआ करता था। सामाजिक दृष्टि से समाज प्रमुखता दो वर्ग में विभक्त था, मतलब बटा हुआ था। यहाँ पे विभक्त का मतलब हो गया बटा हुआ। सत्ता और अधिकारों से युक्त राजा और उनके सामंत तथा अधिकारों से वंचित कृषक और दास। एक तो जिनके पास सभी प्रकार के पावर था, एक तो ये कैटेगरी था। दूसरा वो था जिनको इन सभी अधिकारों से अलग रखा गया, जिसमें कौन आता था? कृषक आता था और दास आता था। इसके तीन प्रमुख तत्व थे, जिसमें पहला जागीर है, दूसरा संप्रभुता है और तीसरा संरक्षण है। तो ये सामंती समाज के बारे में था और इनके अर्थव्यवस्था के बारे में था। इसमें हम आपको आगे बताते हैं कि नई भौगोलिक खोजों और समुद्री मार्गों की खोजों से यूरोप के वाणिज्य व्यापार में खूब वृद्धि हुआ। जब
आपको पता है कि जब शिप बन गया, जहाज बन गया, तो लोग क्या किए, समुद्र के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान तक आने जाने लगे। तो लोगों का आवाजाही से क्या हुआ कि यूरोप के लोगों ने खूब व्यापार किया। जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेजी हमारे भारत देश में भी तो व्यापार करने ही आए थे और 200 सालों तक राज किया और हमारे अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चरमरा दिया। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत पैसे कमाए। यूरोप के निवासियों को नए-नए देशों का ज्ञान होना शुरू हो गया। वो अन्य देशों से परिचित होते गए और उनमें अपना व्यापार बढ़ाते गए, अपना बिज़नेस बढ़ाते गए। पूर्व के देशों की विलास की वस्तुओं की माँग बढ़ने लगी। पूर्व के जितने भी देश थे, उनमें विलासिता से जुड़ी हुई वस्तुओं का माँग बढ़ने लगा। इससे विदेशों से व्यापार बढ़ गया। नवीन व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, मतलब नए लोगों का उदय हुआ जो व्यापार करना चाहते थे। कुछ व्यापारियों ने इतना अधिक धन कमा लिया कि वे सामंतों से अधिक संपन्न हो गए, वैभवशाली हो गए। वे सामंतों से हे समझे जाने के कारण सामंतों से ईर्ष्या रखते थे। अब व्यापारी वर्ग के जो लोग थे, वो व्यापार कर कर के इतने पैसे ज्यादा कमा लिया इन्होंने कि जो सामंत हुआ करते थे उस समय के पैसे वाले जमींदार, उनसे भी ज्यादा संपन्न हो गए और ये उनसे ईर्ष्या रखते थे क्योंकि वो इनको नीचे दृष्टि से देखते थे। सामंतों के विरुद्ध राजा का सहयोग भी करते थे। ये जो व्यापारी लोग थे, ये सामंतों के विरोध में राजा को सहयोग किया करते थे। चर्च और समाज के बारे में तो देखिए, यूरोप वासी ईसाई बन गए थे, लेकिन अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाज से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। सारे लोग तो चर्च में आपको पता है कि ईसाई बनते जा रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे वहां पे जो अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने मान मर्यादा को नहीं छोड़ा था। चौथी सदी में ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए, जिसमें 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पर्व रोमन त्योहार का स्थान ले लिया। 25 दिसंबर आपको पता है कि इस दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है और इसी दिन को हम ईसा मसीह के जन्म वाले दिन से भी जोड़ते हैं और धीरे-धीरे क्या हुआ कि रोमन त्योहार का स्थान ले लिया, बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा वहां पे। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवन होने का प्रतीक है। ईस्टर के में क्या हुआ था कि जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया तो वो फिर से जीवित हो गए थे। तो यही ईस्टर जो है वो ईसा के इसी चीज का प्रतीक है कि वो फिर से जिंदा हो गए थे। काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों में छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। जो कृषक थे, जो खेती करते थे, वो इस कारण से इस छुट्टियों को मनाते थे ताकि इन समय में उन्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती और दावतों में बिताते। देखिए, भगवान के नाम पे वो तो छुट्टी लेते थे, लेकिन उनके काम इतने करवाए जाते थे कि कभी वो मौज नहीं कर पाते थे। तो इसी दिन वो क्या करते थे, सारे लोग जब क्रिसमस मनाते रहते थे, तो ये लोग मौज मस्ती के नाम पे खूब दावत बनाते थे, पार्टी करते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तीर्थ यात्रा मतलब घूम-घूम कर अपने भगवानों का पूजा पाठ करना और बहुत से लोग शहीदों की समाधियाँ या बड़े गिरजाघरों में लंबी यात्रा करने के लिए चले जाते थे। तो ये चर्च और उनके समाज के बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन था। सामंतवाद का पतन कैसे हुआ? तो देखिए, 13वीं शताब्दी की बात है। यूरोप में मध्यकाल का चरमकोश माना जाता है। चरमकोश का मतलब होता है कि बिल्कुल पीक, सबसे ऊपर माना जाता है। किंतु इसी शताब्दी के अंतिम वर्षों में कुछ ऐसी नवीन प्रगतिशील शक्तियों का उदय हो रहा था, जो मध्यकालीन व्यवस्था के पतन और नए युग के आगमन का संकेत दे रहा था। इसी समय क्या हुआ, कुछ नए-नए सिद्धांत बनते जा रहे थे, कुछ नए-नए विचार प्रणाली बढ़ती जा रही थी। इससे क्या हुआ, एक नए समाज का उदय हुआ और सामंतवाद का धीरे-धीरे पतन होना शुरू हो गया। और 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में प्रायः उन सारी शक्तियों का विघटन हो गया, मतलब खत्म हो गया वो सारी शक्ति, सारी पावर, जो मध्यकालीन व्यवस्था की मुख्य विशेषता हुआ करती थी। जैसे कि राजनीतिक सत्ता का विखंडीकरण हो गया, निजी लोगों के हाथ में सार्वजनिक शक्ति पहुंच गई, ऐसी सैन्य व्यवस्था जिसमें सैन्य शक्ति निजी हाथों के ठेके पर दे दी गई। तो इस कारण से क्या हुआ, सामंतवाद का धीरे-धीरे पतन होना शुरू हो गया था। मध्यकालीन संस्थाओं के विघटन के साथ-साथ नए आदर्शों और संस्थाओं का उदय हो रहा था। ये 2 सदियां अंशतः मध्यकालीन और अंशतः आधुनिक साबित हुई, मतलब अपडेटेड साबित हुई। इन दोनों शताब्दियों में कुछ विशिष्ट मध्यकालीन संस्था जैसे बड़े-बड़े साम्राज्य का निर्माण, विश्वव्यापी धर्म, गिल्डों का अधिकार,
मैनोरियल व्यवस्था, रूढ़िवाद के पतन के गर्त में गिरते देखते थे। अब यहाँ पे समझिए, जो पुराने विचार के लोग थे, जो पुरानी संस्कृतियों को मानते थे, जो पुराने धर्मों के हिसाब से चलते थे, उन सभी का यहाँ पे धीरे-धीरे खात्मा देखने को मिला। अब लगभग हर व्यक्ति में क्या हुआ कि वो अपडेटेड हो गए, नए-नए चीजों को सीखने लगे। मध्यकालीन संस्थाएं नव जागृत प्रगतिशील शक्तियों को नियंत्रण करने और रोकने में सक्षम रहे। अब यहाँ पे धीरे-धीरे नए-नए ग्रुप बनते गए, नए-नए लोगों को समझाने लगे। मध्यकालीन व्यवस्था के केंद्र में सामंतवादी व्यवस्था थी और इसका पतन संपूर्ण मध्य का पतन और की व्याख्या करता है। जैसे ही सामंतवादी की यहाँ पे पतन हुआ तो इससे संपूर्ण मध्य का जितना भी व्यवस्था था उन सभी का पतन हो गया। इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद का परिचय। सामंतवाद ने के बारे में इतिहासकारों ने क्या कहा है? जितने भी पुराने जो इतिहासकार हैं उन्होंने सामंतवाद को लेके कौन सी टिप्पणी की है, इसके बारे में जान लेते हैं। इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद शब्द का उपयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, कानूनी एवं राजनीतिक संबंधों के वर्णन के लिए किया जाता है। जो इतिहासकार थे, जो हिस्ट्री के बारे में जानकार थे, इन्होंने सामंतवाद शब्द का उपयोग क्यों किया? क्योंकि मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक स्थिति को, कानूनी स्थिति को और राजनीतिक स्थिति के संबंध को बताने के लिए किया है। जीवन के सुनिश्चित तरीके में, मतलब जो परफेक्ट है जीवन में, उन तरीकों में जो सामंतवाद की उत्पत्ति है वो 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। सामंतवाद की अगर उत्पत्ति की बात कर लें तो एक नंबर में ये प्रश्न उठता है कि 11वीं सदी में ये उत्तरार्ध में हुआ था। सामंतवाद शब्द का प्रयोग जो समाज मध्य फ्रांस, बाद में इंग्लैंड और दक्षिण इटली में विकसित हुए, उनको इंगित करने के लिए किया जाता है। जब भी सामंतवाद का नाम आता है तो उसमें मध्य फ्रांस का नाम लिया जाता है, फिर इंग्लैंड का भी नाम लिया जाता है और फिर दक्षिण इटली का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्हीं सब जगहों पर सामंतवाद बहुत ज्यादा विकसित हुआ था। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद शब्द कृषि उत्पादन को दर्शाता है। खेती में हुए उत्पादन को ही दर्शाता है कौन? सामंतवाद। कृषि उत्पादन सामंत और किसानों के संबंधों पर आधारित होता है। कृषि उत्पादन जो है वो सामंत और किसानों के बीच का रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पे सामंतवाद बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। राजनीतिक परिवर्तन के बारे में तो देखिए, नए शक्तिशाली राज्यों का उदय, संगठित अस्थायी सेना, एक अस्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली अर्थात टैक्स प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया से आरंभ हुआ था नए शक्तिशाली राज्यों का निर्माण, या फिर आप कह सकते हैं नए देशों का निर्माण। कैसे हुआ? इन्होंने अपने सेना को एक जगह इकट्ठा किया, इसके अंदर कार्यपालिका को सही किया और इसके बाद इसमें टैक्स का सही जरिया लगाया। इसके बाद इन्होंने एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया और ये पुरानी व्यवस्था से किस प्रकार से भिन्न था? तो देखिए, शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था, जहां राज भक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। पहले राजा हुआ करता था, वो टॉप पे रहता था, फिर मंत्री आता था, फिर सेनापति आता था, फिर और भी मंत्रियां आते थे, फिर जनता आता था। तो ये एक पिरामिड की तरह था। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब राजा के हाथ में ज्यादा शक्ति नहीं था। अब वहां पे मतलब समय बदल चुका था। व्यापारी, दरबारी समाज और आश्रयदाता मतलब कि अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। सभी के विचारों से मिला जुला कर जो विचार निकलता था उसके ऊपर वो काम करते थे। इस तरह से आपने देखा क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम था 3 वर्ग, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।